चौधरी देवीलाल के परिवार से प्रदेश में कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है? जी, क्या संभावनाएं हैं? जी, जनता के दिलो दिमाग में जी कि जो 2029 का चुनाव है, जी क्या 2029 के चुनाव में ही संभव है कि देवीलाल परिवार का मुख्यमंत्री बन जाए? देखो, निश्चित रूप से जो चौधरी देवीलाल का परिवार है जी, वो हरियाणा प्रदेश का तो इकलौता ऐसा परिवार है हम्म, जिसमें पिता पुत्र दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, अपने आप में बहुत बड़ी बात और है। बल्कि चौथी पीढ़ी में आकर के प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भी इसी परिवार से बना। जी, इस बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रदेश में ऐसी हवा थी जो आज तक कभी नहीं बनी, जी, उसके बावजूद वो 37 पर रह गई। बिल्कुल मानेंगे। जो 39% वोट आया है प्रद्युमन भाई कांग्रेस का, जी उसमें काफी सारा जो मतलब शेयर है वो देवीलाल परिवार का है ना। आज भी हम्म, चौधरी देवीलाल के परिवार का, हम्म, परिस्थितियां कुछ भी हों, कुछ भी हो। कोई भी हालात हो, हम्म, 15 से 20% वोट बैंक पूरे प्रदेश में है। है। ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद हम्म, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, जी, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों पार्टी के जेपी नड्डा, जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री तो 2 बार आए नायब जी, सिंह सैनी, जी, केंद्र के मंत्री और प्रदेश में जो मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी आए, जी, देश के उपराष्ट्रपति आए, जी, बीजेपी के तमाम मंत्री संतरी सब वहां थे, सब वहां पे आए। एमपी, जी, और हर रोज तांता लगा रहा पूरी। जी, अभय सिंह चौटाला अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे हम्म, तो वो 15 के आसपास विधायक आसानी से ला सकते हैं। जनता पार्टी की भी एक ये प्री पार्टी रही है जी, कि जहां भी उनको बहुमत नहीं मिलता, मैं बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं, जी, जहां उनको बहुमत नहीं मिलता जी, वहां वो अक्सर हम्म, खुद अपनी सरकार ना बना करके जी, जो अलायंस में जो पार्टी होती है जी, उसका मुख्यमंत्री बना देते हैं। जी, जैसे बिहार में उन्होंने बनाया जी, नीतीश कुमार, जी, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में बनाया जी, एकनाथ शिंदे। एक नाथ शिंदे को। तो जी बीजेपी का मेन फोकस ये रहता है कि जो मुख्य विपक्षी दल उनके सामने खड़ा है, जी कांग्रेस। सत्ता उनके पास नहीं जानी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। सबसे पहले तो साथियों, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा। आप जितने प्यार से हमारे वीडियो देख रहे हैं और कमेंट के माध्यम से जो आपका प्यार हमारी तरफ झलकता है, और जिस प्रकार से आप वीडियो शेयर भी कर रहे हैं, और बहुत से लोगों के तो फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, तो आप लोगों के प्यार से हमारी जो आत्मा बिल्कुल अभिभूत है और तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं आप आगे भी हमारे साथ जो प्यार का रिश्ता है उसको और प्रगाढ़ करेंगे साथियों। तो साथियों, आज हम आपको जो खबर देने जा रहे हैं, आज का जो विश्लेषण है वो हरियाणा की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण है। बहुत सारे साथियों के दिमाग में, प्रदेशवासियों के दिमाग में एक सवाल निरंतर बना हुआ है कि देवीलाल गुजरने के बाद ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री नहीं बने, क्या अब दोबारा से देवीलाल परिवार का कोई मुख्यमंत्री बन सकता हरियाणा प्रदेश का? यह सवाल निरंतर बना हुआ है। आज हम इसका बिल्कुल जवाब देंगे आपको, पूरा निचोड़ निकाल देंगे इसकी तह में जाकर कि देवीलाल परिवार से आखिर मुख्यमंत्री बनेगा तो वो कैसे बनेगा। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई जी देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे हरियाणा प्रदेश को छोड़ के चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जी तब से लेकर हरियाणा में एक माहौल बना है, बहुत से लोगों के फोन कॉल्स आपके पास भी आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि आखिर देवीलाल परिवार से अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो वो कैसे बनेगा, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने तीसरी बार बहुमत की सरकार बनाई है जी बीच में एक क्रम को छोड़कर, तो लोग इस ख्यालात में है कि बीजेपी रहने वाली, हिलने वाली नहीं है। देखो, निश्चित रूप से जो चौधरी देवीलाल का परिवार है जी, वो हरियाणा प्रदेश का तो इकलौता ऐसा परिवार है हम्म, जिसमें पिता पुत्र दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, अपने आप में बहुत बड़ी बात और है। बल्कि चौथी पीढ़ी में आकर के प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भी इसी परिवार से बना। जी, बिल्कुल सही कहा। और पूरे भारत देश की भी अगर बात करें हाँ, तो कोई कुछ एक जो है उदाहरणों को अगर छोड़ दें, जी, जैसे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, हाँ, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, जी, तो कुछ एक उदाहरणों को अगर छोड़ दें हाँ, तो ज्यादातर बार जी, मुट्ठी के मतलब गिनती के लोग इस पद पर पहुंचे हैं कि जहां पिता पुत्र दोनों सर्वोच्च पद पर किसी प्रदेश के पहुंचे हों, पहुंचे हों, मुख्यमंत्री बने हों। बने हों। और ये हमारे हरियाणा प्रदेश को एक गर्व और गौरव का विषय है जी,
कि राजनीति में चूंकि परिवारवाद हमेशा से रहा है, कोई आदमी ये कहे कि परिवारवाद नहीं रहा है, जी अगर किसी के कोई औलाद ही नहीं या कोई कुंवारा है, कोई ब्याह नहीं रखा, तो देखो वो क्या परिवारवाद करेगा। सही कहा और आपने। वरना तो जो भी राजनीतिक घराने हैं ज्यादातर, जी तो उनमें अगली पीढ़ियां राजनीति में अक्सर आती हैं। जी अब जो चौरी देवीलाल के परिवार तो की वो अगर हम- एग्जाम्पल भी है जी प्रद्युमन भाई, जैसे जी देवलाल जी ने पूछा था जब प्रताप चौटाला को चेयरमैन बना जी दिया गया था, बिल्कुल तो उन्होंने उस टाइम उत्तर भी दिया था, बिल्कुल भाई अगर हमारे बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे, अब किसान का बेटा खेती करता है, लोहार बिल्कुल। का बेटा लोहार का कार्य करता है, तो फिर वो करेंगे क्या? देखो, इस बेबाकी के लिए बहुत से लोग तो इन चीजों को छिपाते हैं, जी लेकिन चौरी देवीलाल का परिवार ऐसा है जो इस बेबाकी के लिए जाना जाता है। जाना जाता है। चौरी देवीलाल ने, जैसा आपने अभी बताया, प्रताप सिंह चौटाला को जो प्रदेश में चेयरमैन बनाया, उनके 2 नंबर के बेटे को, जी तो पत्रकारों ने ये पूछा कि आप परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आपने अपने बेटे को चेयरमैन बना दिया। बिल्कुल सही, तो चौरी देवीलाल ने तपाक से कहा कि क्या बंसीलाल के बेटे को बना दिया। बना दो। उसी तरह से अभी 3 महीने 4 महीने पहले जी जब रानिया विधानसभा क्षेत्र से चौरी ओम प्रकाश चौटाला के पोते अर्जुन चौटाला जब नॉमिनेशन कर रहे थे, हाँ तो ओम प्रकाश चौटाला जी वहां मौजूद थे। जी और पत्रकारों ने उनसे ये पूछा कि चौरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी जो है राजनीति में आई है, जी आपका क्या कहना है। बिल्कुल तो तपाक से चौटाला साहब ने कहा कि क्या चौथी से ही सर जाएगा, जी 5वीं भी आएगी हमारी। तो पांचवी भी आएगी, भाई हमारा तो काम ही ये है। बिल्कुल सही। जैसे ये कहते हैं ना कि राजनीति उनका तो पेशा बन चुका है, जी टोटली 24 घंटे 365 दिन। जी अब अगर बात करें चौरी देवीलाल के परिवार की, हाँ जी तो जब चौरी देवीलाल का निधन हो गया था, हम्म, उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल कभी प्रदेश में सत्ता में नहीं आ पाई। बिल्कुल चौरी ओम प्रकाश चौटाला उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। जी जब वो आखिरी बार 2000 के चुनाव में जब मुख्यमंत्री बने थे, हम्म, तब तक चौरी देवीलाल जी जिंदा थे। हम्म, और चौरी ओम प्रकाश चौटाला ने उनको वृद्धावस्था में, बिल्कुल वो जी बड़े बहुत ही जो है अ, विषम हालातों में हम ये हम्म, कह सकते हैं कि उनको प्रदेश का दौरा भी करवाया था। करवाया था। और उन्होंने बड़ी मार्मिक अपीलें, लोगों से ज्यादा सा बोला भी नहीं जाता था चौरी देवीलाल से उस समय, जी और उन्होंने बड़ी मार्मिक अपीलें लोगों से की थी। हम्म, और उसके बाद चौटाला साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 5 साल उन्होंने बड़े धड़ल्ले से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके प्रदेश में राज किया, किया। लेकिन उसके बाद ये परिवार सत्ता में नहीं आया। हम्म, अब जो बड़ा सवाल है हम्म, वो ये है कि 2005 के बाद 9.5 साल कह लीजिए, 10 साल कह लीजिए, जी क्योंकि 2 योजना वो चुनाव पहले करा दिया था हुड्डा साहब ने, हाँ तो 2 योजना लगातार कांग्रेस पार्टी प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा उनका। जी अब पिछली 3 योजनाओं से लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, जी और अब चौटाला साहब भी इस संसार में नहीं है। हम्म, तो इसके बाद ये प्रश्न पूरे हरियाणा प्रदेश में ही नहीं, जी बल्कि उत्तर भारत में, हाँ पूरे चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली सही हो, कहा। उत्तर प्रदेश हो, तमाम क्षेत्रों में ये बात, और विशेषकर जो किसान कौम है जी उसमें तो ये प्रश्न बड़ा तेजी से चल रहा है जी कि क्या चौरी देवीलाल के परिवार से हम्म, प्रदेश में कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है, जी क्या संभावनाएं हैं। जी देखो, आज के दिन जो हालात और परिस्थितियां हैं जी वो ये हैं कि चौरी देवीलाल के परिवार से 2 पार्टियां फिलहाल राजनीतिक रूप से मैदान में हैं। जी और दोनों पार्टियों के अलावा जो उनके तीसरे नंबर के बेटे थे, रणजीत सिंह चौटाला, जी वो चूंकि पीछे बीजेपी में शामिल हो गए थे, हम्म, बीजेपी ने उनको लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया, जी तो अब वो निर्दलीय हैं, जी अब वो किसी पार्टी में नहीं है। जी तो लिहाजा अगर हम उनको एक बार इतर रखें, हम्म, तो भी 2 पार्टियां ऐसी हैं चौरी देवीलाल के परिवार से, चौरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार से, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, लोकदल जो वर्तमान में राजनीति कर रही हैं। जी आज हालात और परिस्थितियां ये हैं हम्म, कि जेजेपी की तो पूरे प्रदेश में केवल एक हल्के में जमानत बची, हाँ और वो जेपी बिल्कुल जो है हाशिए पर है। जी उसके तमाम बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ करके चले जा चुके हैं, जी और जो कुछ एक इक्का दुक्का घूम रहे हैं उनके साथ, हम्म, वो भी कोई ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। जी जी कहने का अभिप्राय ये कि जेजेपी को नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी अगर प्रदेश में कुछ करना है तो। जी नहीं तो जेजेपी वर्तमान जिस ढर्रे पर चल रही है हाँ उसमें तो जैसे इस बार जीरो नहीं टूटी, तो आगे भी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। अच्छा दूसरी तरफ अगर देखें, हम्म, चूंकि दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला फुल टाइम पॉलिटिशियन है, बिल्कुल और वो राजनीति की नब्ज को अच्छी तरह से जानते, संघर्ष करना भी जानते, और उन्होंने ये दिखाया भी है जी कि विपक्ष में अगर कोई नेता संघर्ष कर सकता है, या तो किसी समय चौरी देवीलाल, चौरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया, हाँ फिर अजय सिंह चौटाला ने किया, जी और अब दुष्यंत और दिग्विजय ने करके दिखाया है दिखाया पिछले 10 साल में। सही 10 कहा साल में 5 साल वो 4.5 साल सत्ता में रहे, जी लेकिन जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने वो करके दिखाया सब सिस्टम। जी अब उनकी से तो यही उम्मीद है कि वो संघर्ष करें। हम्म, अब उस संघर्ष में आज के दिन जो हालात और परिस्थितियां हैं प्रदेश में, जी और 2029 में भी वो बदलने वाली नहीं है, जी वो ये है कि चौरी देवीलाल के परिवार की किसी पार्टी को बहुमत तो मिलेगा नहीं, हम्म, और वो बहुमत के नजदीक भी नहीं है। 40 विधायक आना टेढ़ी की रहे टेढ़ी दोनों की के है, लिए। हाँ
नहीं, एक और थोड़ा सा बीच में जी, प्रश्न ले लेते हैं जी, प्रद्युमन भाई। अब सवाल ये खड़ा है जनता के दिलो दिमाग में जी, कि जो 2029 का चुनाव है, जी। क्या 2029 के चुनाव में ही संभव है कि देवीलाल परिवार का मुख्यमंत्री बन जाए? मैं उसी बात पर आ रहा था अभी। हाँ, अभी हालात और परिस्थितियां ये हैं कि 46 विधायक 2029 में कौन सी पार्टी के आते नहीं दिख रहे, हाँ, क्योंकि बीजेपी कितनी ही माड़ी से माड़ी हालात में चली जाएगी ठीक है। तो भी वो 20, 22, 25 सीटें जीतने में सक्षम दिखाई देगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कभी 2, 4, 5, 7 से आगे नहीं जा रही थी, हुँ, वो पिछली 3 योजनाओं से लगातार जी, पहले 47, फिर हुँ, 40 और अब 48 हुँ, सबसे ज्यादा जी, उसकी जीती हैं। हुँ, इन 48 सीटों में हम अगर दूसरे एंगल से देखें तो एक बहुत बड़ा रोल जी, कांग्रेस में गलत टिकट वितरण, हुँ, कांग्रेस के नेताओं को ओवर कॉन्फिडेंस भी रहा, जी, नहीं तो ये बीजेपी के 48 की बजाय 40 से नीचे कहीं ना कहीं रहती। रहती। अब जो 2029 में जिस तरह से एक बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं और दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे, हुँ, राजनीतिक आदमी का एक समय होता है और जी, राजनीतिक नहीं, हर फील्ड में कोई भी आदमी हो उसका एक बिल्कुल, दौर होता है, एक पीक आता है, एक पीक आता है और वो पीक पर जैसे ही आ जाता है उसके बाद ढलना शुरू हो जाता है। ढलना शुरू हो जाता एक चीज दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे कि है। 2014 में हुँ, जब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर का फेस डिक्लेयर कर रखा था, जी, तो उस समय कितने एक लोग मोदी से प्रभावित थे, हुँ, कितने एक लोग उनके भाषणों को सुनते थे। जी, जब टीवी पर मोदी आ जाते थे ना, हुँ, तो लोग टकटकी लगाए सब काम छोड़ बिल्कुल सही करके, कह रहे हैं। और यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं, हुँ, वो जो घरों में मतलब कोई काम भी कर रही हैं, वो भी उसको छोड़ के टीवी के सामने बैठ जी, जाती जी, थी। बिल्कुल सही कहा, बुजुर्ग बैठ जाते थे, बिल्कुल सही रेडियो पर कहा। जब बोलते थे हुँ, या टीवी पर बोलते थे, हुँ। तो लोग पूरा मतलब कंसंट्रेशन के साथ प्रद्युमन भाई उनकी बात अगर सुनते थे। बीच में अगर कोई जी, बोलता था टीवी पे या रेडियो में जब मोदी जी जी, बोल रहे हैं, अगर बीच में कोई बच्चा वगैरह बोल देता था, बुजुर्ग डाँट देते थे, "रुक बिल्कुल। जा भाई मोदी हाँ, जी बोल रहे हैं, हाँ, अरे बस रुक जा मोदी जी बोल रहे हैं।" तो ये इतना क्रेज़ था। इतना बड़ा हो रहा था मोदी का। हाँ, उसके बाद वो पीक पर चलता रहा। जी, उसके बाद आप ये देखिए कि 2014 से 19 तक मोदी का बड़ा रूप लोगों ने देखा। हाँ, 19 के बाद 24 तक भी वो कहीं न कहीं पीक पर रहे हाँ, और उन्होंने कोशिशें भी खूब की। अच्छा, उन्होंने तरह-तरह की वेरिएंट किस्म की जब बातें आदमी बताता है ना, हुँ, हुँ, एक खास बात क्या है कि हम भी मान लो अब ये वीडियो बना रहे हैं। जी, अगर हर रोज एक ही टॉपिक पर हम वही बात रिपीट करेंगे, हाँ, तो दर्शक भी नहीं सुनेंगे। बिल्कुल सही कहा, उनको वेरिएशन तो चाहिए। वेरिएशन चाहिए, मोदी जी भी वेरिएशन में मतलब अलग-अलग चीज़ें लोगों को बताते रहे और बिल्कुल, ऐसी-ऐसी बातें बताई जैसे हम भी बताते हैं लोगों को, जो हुँ, बहुत कम लोगों को उन चीज़ों का पता रहता है। सही कहा, तो उसके बाद 24 में 10 साल वो पीक पर रहे। हुँ, अब 24 के बाद धीरे-धीरे मोदी जी का जो है ग्राफ डाउन आ रहा है। जी, अब लोग उतना नहीं सुनते। हुँ, दर्शक भी इस चीज़ से सहमत होंगे कि वो ये कमेंट करके बताएँ, हुँ, आप आज से 10 साल पहले तक मोदी जी को कितना सुनते थे, कितना देखते थे बिल्कुल, और अब आप कितना देखते हैं और कितना सुनते हैं। जी, क्योंकि वो समय धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डाउनफॉल हाथ आता है। हाँ, बिल्कुल, वही सेम पोज़ीशन हुँ, अब भारतीय जनता पार्टी की भी रहेगी क्योंकि 3 योजना लगातार सरकार होगी। हाँ, तो धीरे-धीरे लोग चूँकि काम सबके बढ़ते नहीं जी, और जिस तरह से जो सरकारें जो है, चाहे मनोहर लाल जी की सरकार हो, चाहे नायब सैनी जी की सरकार हो, हाँ, हाँ, बहुत सी ऐसी योजनाएँ हैं जिनसे लोग परेशान भी हैं। जी, विशेषकर जो ऑनलाइन जो सिस्टम उन्होंने किया है, हुँ, हुँ, वो बहुत लोग उससे तंग हैं। जी, अब अगली बार क्या होगा? हुँ, हालाँकि आज लगभग पौने 5 साल बाकी हैं, हाँ, तो इतना पहले कोई भी चीज़ कहना बड़ी मुश्किल है। हुँ, लेकिन फिर भी जो हमारा अनुभव है और जो चीज़ें हम देख रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व जो कर रहे हैं, राजनीतिक घटनाक्रम जोड़ रहे उसके हैं। मुताबिक ये निश्चित है इसमें कि थोड़ा-सा बीच में जी, एक चीज़ जोड़ लेते हैं, जी, तो दर्शकों को थोड़ा समझ में आ जाएगा जी, कि जो ओम प्रकाश चौटाला जी जब एक्सपायर हुए, जी, जब वो हरियाणा की जनता को या पूरे देश को अलविदा कहकर चले गए, जी, उस वक़्त जो बीजेपी नेताओं का हमारे पर तांता लगा और अब बात शुरू करिए फिर हम आगे पूरा डिटेल में उसी समझाएँगे चीज़ दर्शकों पे को। आ रहे हैं बिल्कुल। जी, तो अब क्या होगा हुँ, 2029 के चुनाव तक जी, भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का भी जो डाउनफॉल है वो निरंतर नीचे-नीचे ही जाएगा, जी, बिल्कुल। जैसा लग रहा है। हुँ, और प्रदेश में भी चूँकि लगातार 15 साल जब किसी पार्टी को सत्ता में हो जाते हैं हुँ, और विभिन्न आंदोलन आज भी चल रहे हैं अब जगह-जगह, जी, बिल्कुल, तो उसमें कहीं न कहीं 46 पर पहुँचना अगली बार बड़ा टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर वो तो इस होगी। बार भी टेढ़ी खीर था इस अगर बार कांग्रेस ठीक-ठाक सिस्टम रखती है अपना। सही कहा आपने। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कांग्रेस भी अपने में सुधार ज़रूर करेगी क्योंकि हुँ, ये नहीं है कि आप बार-बार एक ही चीज़ को दोहराओगे एक ही हुँ, गलती को तो पार्टी खत्म हो जाएगी, हुँ, हुँ, जैसे और राज्यों में खत्म होगी। जी। तो कहीं न कहीं कांग्रेस भी फाइट में रहेगी। इसमें एक चीज़ देखिए जी, प्रद्युमन भाई जो आप भी समझ रहे हो, जी, हम भी देख रहे हैं। देखिए कहीं न कहीं ये भी हम कह सकते हैं, कांग्रेस का भी जो वोट बैंक में है ना, अभी 15-20 साल में जो हरियाणा की राजनीति रही है, कांग्रेस का भी अगर हम वोट बैंक के मामले में देखें तो पीक आ चुका है।
बिल्कुल, देखो दोनों बराबर हैं। हाँ 39-39% के आसपास दोनों के वोट बैंक हैं। जी लेकिन विपक्ष में जो कोई पार्टी होती है ना, जी उसको थोड़ा बहुत एज इस चीज का होता है कि जनता उससे नाराज नहीं होती। हाँ। जनता तो उनसे नाराज होती है जो सत्ता में बैठे हाँ हैं। वो एंटी तो इनकम्बेंसी उनके उसका खिलाफ कहीं बनती ना है। कहीं फायदा विपक्ष की पार्टी को मिल जाता है। हम्म, लोग ये कह देते हैं भाई तो राज में नहीं थे। हम्म। आज भी आप एक चीज नहीं, देखिए तो फिर क्या आप यह मानते हैं कि कांग्रेस 39 से ज्यादा भी वोट परसेंट ले सकती है हरियाणा में? ना, 39 से ज्यादा नहीं ले सकती। हाँ नहीं ले सकती। वही देखो, थोड़ा दर्शकों को समझ में आएगी ना, वो वोट और परसेंट के मामले में कांग्रेस स्पष्ट का बात पीक आ यह है चुका कि है। दोनों पार्टियां अगली बार जो इस बार 39-39% आया है, हाँ दोनों इससे नीचे ही रहेंगी। नीचे रहेंगी, इससे गिरेगा। अब इससे समझ में गिरेगा। आएगा कि कैसे मुख्यमंत्री बन और सकता है। दोनों की सीटें जो आज 48 और 37 हैं, हम्म, वो भी इससे कम होंगी। कम क्योंकि होंगी। मैं दोनों के कारण बताता हूं। जी इस बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रदेश में ऐसी हवा थी जो आज तक कभी नहीं बनी। जी उसके बावजूद वो 37 पर रह गई। बिल्कुल। इस बार उन्होंने गलतियां की हैं। हम्म, अगली बार भी हो सकता है कोई ना कोई चूक उनसे हो जाए। जी अगर चूक भी नहीं होगी तो इतनी हवा जो इस बार है वो हवा आगे नहीं रहेगी। नहीं क्योंकि अब रहेगी। तो लोग कांग्रेस से ऊब चुके हैं एक तरह से। जी कांग्रेस का नाम ही लेना बंद कर दिया लोगों ने। और जो वोट गया ना, हाँ एक बात ये भी मानेंगे, जो 39% वोट आया है प्रद्युमन भाई कांग्रेस का, जी, उसमें काफी सारा जो मतलब शेयर है वो देवीलाल परिवार का है ना, जो देखो, नाराज होके जो निराश होके उस तरफ। जो किसान कौम है या जाट समुदाय है, जी उसका बड़ी भारी तादाद में वोट हाँ जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को पड़ा है। क्योंकि 18% वोट आया था जेजेपी को। बिल्कुल। थोड़ा सा ये डिटेल में खोल के बताइए दर्शकों को। देखो, जेजेपी ने जब मैं एक ही बात में सारी बात बता देता हूं और उससे दर्शकों को समझ में आ जाएगा। जी आज भी हम्म चौधरी देवीलाल के परिवार का हम्म परिस्थितियां कुछ भी हो, कुछ भी हो। कोई भी हालात हो, हम्म 15 से 20% वोट बैंक पूरे प्रदेश में है। है। वो लगातार बना हुआ है। जब से जी चौधरी देवीलाल जी ने राजनीति शुरू की हाँ सक्रिय रूप से प्रदेश के नेता बनकर के, जी तो 15 से और 20% जी वोट तो उनका कन्फर्म रहता है। जी वो कई बार बढ़ जाता है, हम्म। कोई इक्का दुक्का बार 1-8% कम हो जाता है। जी लेकिन मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि 17-18% वोट बैंक चौधरी देवीलाल के परिवार का है। जी वो परिस्थितियां कई बार ये बदल जाती हैं कि 2019 में वो जेजेपी को पड़ गया, जी इनेलो जीरो होगी। जी अब इस चुनाव में वो इनेलो को पड़ गया, हम्म जेजेपी जीरो होगी। जी आगे क्या परिस्थितियां बनती हैं, हम्म क्योंकि हालात और परिस्थितियां हर चुनाव की अलग होती हैं। हम्म इतना कन्फर्म है हम्म कि 15 से और 20% चौधरी देवीलाल परिवार के नाम का वोट बैंक आज भी हरियाणा प्रदेश में है। थोड़ा दर्शकों को जी। ये चीज भी हम क्लियर कर दें, कई बार दर्शक कमेंट में वो चीज हमें बोलते हैं कि जी जिसे हमें मालूम है इस बार जो इनेलो को वोट परसेंट है वो 4 से 5% है, ये जी। मालूम है हमें, कभी आप ये समझते हो कि हमें मालूम नहीं है, परंतु इसमें क्या था, वो पढ़ना इनेलो को था, लेकिन हम लोगों से बात कर वो रहे थे, चुनाव ही कवर भी सिर्फ कर एक रहे थे हुआ, चुनाव इस बार का एक हुआ कि कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को कौन हराएगा, कौन हराएगा, इसलिए वो वोट कांग्रेस को पड़ा। कांग्रेस को चला गया। वोट आज भी 15 से 20% है उनका चौधरी है। देवीलाल के परिवार का। लेकिन जी समस्या कई बार क्या होती है कि चुनाव इस ढंग से फंस जाते हैं जी कि हमें तो ये हराना है। हाँ हरियाणा की जनता एक दूसरे की रड़क निकालने के लिए वोट रड़क डालती है निकालने के लिए। और उस रड़क के चक्कर में कई बार पार्टियां बह जाती हैं, जी जैसे इनेलो बहेगी। जी तो वो चीजें ठीक है। कई बार ये हालात होती है कि आज सिर्फ 2 ही एमएलए बने इनेलो के। बिल्कुल एक वो बिल्कुल। समय भी था जब इनेलो राज में थी। जी जी तो बदलती रहती हैं बदलते परिस्थितियां। रहते हैं। अब जो मेन जो मुद्दा है हाँ जी कि आखिर होगा क्या। होगा क्या। जिस तरह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद हम्म भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, जी चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो पार्टी के जेपी नड्डा, जी प्रदेश के मुख्यमंत्री तो 2 बार आए नायब जी सिंह सैनी, जी केंद्र के मंत्री और प्रदेश में जो मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी आए, जी देश के उपराष्ट्रपति आए, जी बीजेपी के तमाम मंत्री संतरी सब वहां थे, सब वहां पे आए। एमपी, जी और हर रोज तांता लगा रहा पूरी जी सरकार। हम्म जबकि दूसरे एंगल से आप देखिए, जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नेता आए उन्होंने केवल जो है एक औपचारिकता बस वो आए, क्योंकि समाज में रहना पड़ता है, वरना तो 13वीं जो श्रद्धांजलि सभा थी उसमें भी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां नहीं दिखाई दिया। नहीं था। और जो बाकी जो नेता आए वो भी प्रदेश के ही थे, और ना विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी हों चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी वो आए भी नहीं और उनका कोई शोक संदेश भी वहां नहीं पड़ा गया। नहीं पढ़ा गया। तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शा रहा है हम्म कि जो चौधरी देवीलाल का परिवार किसी समय कांग्रेसी होता था जी और उसके बाद उनकी कांग्रेस से बड़ी अनबन रही, हाँ फिर जी वो दोबारा कांग्रेस से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। हम्म लेकिन इस चुनाव में हम्म दो बड़ी गंभीर मैं बात बता रहा हूं कि दो राजनीति कैसे करवट बदलती है। हम्म 2024 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला ने यह प्रयास किया था जी कि इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस हो जाए, हो जाए। इंडिया जो अलायंस है उसमें इनेलो एक पार्ट बन जाए, बन जाए। और वो उनकी मजबूरी थी। जी उनकी मजबूरी इसलिए थी हम्म कि उन्हीं के परिवार की जो दूसरी पार्टी थी जेजेपी, जी वो जेजेपी बीजेपी के साथ अलायंस में थी, जी तो दोनों तो एक पार्टी के साथ अलायंस कर नहीं सकते। हम्म इसलिए उन्होंने दूसरा जो है अपना रास्ता अपनाते
हुए कांग्रेस के लिए अपने दरवाजे खोले। ये अलग बात है कि वो समझौता नहीं हो पाया, लोकसभा में भी नहीं हो पाया, आगे विधानसभा में भी नहीं हो पाया, और अगर वो हो जाता तो क्या पता क्या हालात बढ़ती। उसके बाद अब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार वहां आए जी, ये दर्शा रहा है कि 2029 में, जैसा अभी से अंदेशा है, लोग तो अब भी ये मान रहे हैं हरियाणा के, और कमेंट करके भी लोग बहुत बताते हैं, इस वीडियो पर भी बताना कि आप में से ज्यादातर बीजेपी से खुश हैं, बीजेपी के राज से, या दुखी हैं। जी, आपने कभी ये कल्पना की थी कि बीजेपी तीसरी बार फिर आएगी? तीसरी बार फिर आएगी? बहुत से लोगों ने तो की ही नहीं थी, बिल्कुल सही बात। सबके दिमाग में था नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो अब खुदा न खास्ता बीजेपी चौथी बार का जो चुनाव है उसमें बहुमत से दूर रह जाएगी, जी, और वो रहेगी भी निश्चित रूप से, दिखाई दे रहा है आज के दिन। जी, वो अगर बहुमत से दूर रह जाती है, और वो रह जाती है कहीं 30 और 35 के आसपास, जी, उस हालात में आज जो इंडियन नेशनल लोकदल दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग अभी भी दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला जो सत्ता में थे 4.5 साल रहे, उस चीज को भूले नहीं है, और लगता नहीं कि अगले 5 साल में दुष्यंत चौटाला कहीं कोई सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि लोग, हरियाणा की जनता ठीक है भूल जाती है, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं भूलती। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो कार्यकाल था ना 2000 से 2005, उसको लोग आज भी याद करते हैं कि किस तरह से वो कार्यकाल था, और उसी का ये परिणाम था कि दोबारा चौटाला साहब कभी सत्ता में नहीं आए। अब जो बात है वो ये है कि लोगों को एक आस और उम्मीद अभय सिंह चौटाला से है, और अभय सिंह चौटाला से आस और उम्मीद इसलिए भी है कि एक तो उनके 2 एमएलए हो गए खुद की, इसके अलावा प्रदेश की 15 के आसपास सीटें ऐसी थी जहां उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा और अच्छे खासे वोट मिले, और वो भी उस हालात में मिले जब चुनाव बीजेपी वर्सेस बीजेपी को कौन हराएगा। अब ऐसा लग रहा है कि अभय सिंह चौटाला को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद जिस तरह से प्रदेश के लोग वहां उमड़े, और जिस तरह से उनको पगड़ी भी पहनाई गई वहां समाज के लोगों की तरफ से, तो वो ये दर्शा रहा है कि अब अभय सिंह चौटाला अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो वो 15 के आसपास विधायक आसानी से ला सकते हैं, और 15 जैसे ही उनके विधायक आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की भी एक प्री पार्टी रही है कि जहां भी उनको बहुमत नहीं मिलता, मैं बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं, जहां उनको बहुमत नहीं मिलता वहां वो अक्सर खुद अपनी सरकार ना बना करके जो अलायंस में जो पार्टी होती है उसका मुख्यमंत्री बना देते हैं। जैसे बिहार में उन्होंने बनाया नीतीश कुमार, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में बनाया एकनाथ शिंदे को। तो कहीं ना कहीं अगर 15 के आसपास सीटें अभय सिंह चौटाला ले जाते हैं, उनको 15 पर ही, और इसमें प्रद्युमन भाई हम एक चीज और जोड़ सकते हैं, बीजेपी का मेन फोकस ये रहता है कि जो मुख्य विपक्षी दल उनके सामने खड़ा है, कांग्रेस, सत्ता उनके पास नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल, वो तो महाराष्ट्र में यही सीन था। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री केवल इसीलिए बनाया गया कि सामने जो कांग्रेस के साथ अलायंस में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस था, और वो सत्ता वहां पर चली गई थी गलती से कह लीजिए, या फिर उद्धव ठाकरे जो इन्हीं के गुट के आदमी है, या हिंदुत्व की विचारधारा, उद्धव ठाकरे ने पहली बार कांग्रेस से हाथ मिला था, जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री बन गए, और फिर वहां देखिए बीजेपी ने क्या गेम, वो उनके जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित हो भी गई वो, क्योंकि आप सत्ता में रहें या ना रहें, लेकिन आपको अपने उसूलों से समझौता नहीं करना चाहिए। जिन चीजों को, जिन मुद्दों को लेकर के आपकी पार्टी खड़ी हुई, कोई भी पार्टी हो, बिल्कुल, अगर अभी दुष्यंत चौटाला से लोग क्यों घृणा कर रहे हैं, उसका कारण ही तो ये है कि लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मैंडेट उसको दिया था, बिल्कुल सही, और वो बीजेपी को ये कहता था कि इनको जमुना पार में भेजूंगा। ठीक है, उसने तो ऐसे ऐसे शब्दों का यूज किया था मोदी और खट्टर साहब के लिए जो कोई आदमी कर नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा। और उसके बावजूद वो बीजेपी के साथ चला गया, इसीलिए तो घृणा हुई उनसे लोगों ने, और उसी का वो परिणाम रहा। अब जो बात है वो ये है कि अभय सिंह चौटाला 15 सीटें जीतने के हालात में 2029 में आ जाएंगे आराम से, अगर वो थोड़ा संघर्ष करेंगे। देखो, अगर घर बैठ के तो कुछ नहीं होना, बिल्कुल जी, अगर वो रोड पर संघर्ष करेंगे, और जैसा उन्होंने अभी पीछे श्रृंगार से लेकर के पूरे प्रदेश में पद यात्राएं निकाली और भी अलग अलग कार्यक्रम किए, तो अब तो उनको 2 कार्यक्रम करने पड़ेंगे। ये भी एक बड़ी गजब बात है। पहले चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई जा रहा है। थोड़ा सा एक बीच में आपने बिहार की बात की थी, ताकि दर्शकों को ये चीज, जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं, वो बिल्कुल सरलता से समझ में आ जाए। अभी जो बिहार में चुनाव होना है, और बीजेपी वहां बहुत बड़ा दल है, वोटों परसेंटेज के हिसाब से भी वो जेडीयू से कहीं आगे है,
परंतु आज भी मुख्यमंत्री एनडीए का बिल्कुल चेहरा है वो नीतीश कुमार ही है। जी। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी सामने वाले जो विपक्षी दल को है वो उसको कभी सत्ता में आना नहीं देना चाहती वहां और उनका यही हरियाणा में होगा। वहां उनका मेन फोकस बीजेपी का क्या रहता है कि देश में उसके सामने विपक्ष में कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस कांग्रेस की कहीं सत्ता ना बने। जी उसके बाद जहां कांग्रेस की बजाय क्षेत्रीय दल, अब जैसे वहां लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, जी वो एनडीए में नहीं है, जी तो उसको रोकने के लिए वो अपने किसी जो और अलायंस के साथी है उसको सीएम की कुर्सी दे देते हैं। दे देते हैं वो, और ये कोई गलत बात भी नहीं है। गलत बात भी भाई नहीं। राजनीति यही तो कहती है कि आप ठीक है मुख्यमंत्री आप नहीं बन सकते, आपका डिप्टी सीएम बन जाएगा। और एक और प्रद्युमन भाई जी। देखिए, इन्होंने ये जो खेल कह लीजिए या जो राजनीति कह लीजिए, जी चाणक्य नीति कह लीजिए, और राजनीति करने के लिए लोग आए हुए हैं, जी वो तो खुलेआम राजनीति करते हैं। इसमें बिल्कुल इन्होंने राजनीति की महाराष्ट्र के अंदर, जी एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया, जी और उसका रिजल्ट क्या आया इस चुनाव में? बिल्कुल भारतीय तो जनता ये पार्टी बड़ी मुख्यमंत्री ये बन गया बिल्कुल इस चुनाव में। बिल्कुल। ये राजनीति बहुत लंबी खेलते हैं और यही हरियाणा में होगा। देखो निश्चित रूप से क्या होता है कि लगातार जब कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है ना, जी 10 साल 15 साल, हम्म। तो लोग उससे नाराज हो जाते हैं। एक चीज और दर्शकों के दिमाग जी। में होगी प्रद्युमन भाई, जी क्योंकि परिसीमन भी होना है, जी थोड़ा दर्शकों को समझ में आ जाएगा कि पुनिया जी और प्रद्युमन जी चर्चा तो कर रहे हैं जी। 90 सीटों पे, जी लेकिन वो परिसीमन भी परिसीमन के होगा बाद ना साथियों, 126 सीटें हो जाएंगी। 126 सीटें हो जाएंगी, तो रेशो तो वही रहेगा ना, बिल्कुल जो वो हम तो जो 15 कह रहे हो 15 ही बजाय 25 आ 25 आ जाएंगी। जाएंगी। वो तो ऐसा है जैसे एक जिले में अब हिसार में 7 सीटें हैं, जी परिसीमन के बाद 10 या 11, 10 तो कंफर्म होनी है, जी 11 भी हो सकती है, बिल्कुल 3 बढ़ेंगी। जी तो यहाँ मान लो इंडियन नेशनल लोकदल की 2 सीटें आती हो, 3 हो जाएंगी, जी क्योंकि वो तो 126 पे लड़ेंगे, हाँ अब 90 पे है, बिल्कुल तो उसके हिसाब से बढ़ जाएंगी। बढ़ और ये जाएंगी, परिसीमन का ही फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी होगा, बिल्कुल कांग्रेस को इसका नुकसान भी होगा, बिल्कुल क्योंकि परिसीमन बीजेपी अपने हिसाब से, चूंकि वो सरकार में है, सरकार में है। अपने हिसाब से भी करेगी और अपने हिसाब से नहीं भी करेगी। अगर जनसंख्या के हिसाब से भी वो करेंगे ना, जी तो वोटरों के हिसाब से, हम्म, तो भी गुड़गांव जैसे, फरीदाबाद जैसे जो बड़े शहर हैं जहां जी बीजेपी जीत रही है, वहां जी कई कई हल्के कई बढ़ेंगे ज्यादा और हल्के उसका उनको बढ़ेंगे। बेनिफिट होगा। जी शहरी सीटें काफी बढ़ेगी, बिल्कुल शहरी सीटें बढ़ेंगी। बढ़ेंगी। तो अब जो हम मूल जो चीज पर आ रहे थे जी कि अगर 15 सीटें हम्म, अभय सिंह चौटाला की आ जाती है, हम्म। और 15 सीटें लेना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं आज के हालात में, अब जिस तरह से अभय चौटाला पर लोगों की नजरें, नजरें हैं लोग जिस तरह से उनको चाह रहे हैं, जी वरना तो जो उनका स्वभाव है उसको देखते हुए कभी ये नहीं लग रहा था कि लोग इनके साथ जुड़ेंगे। जुड़ेंगे, लेकिन हालात और परिस्थितियां राजनीति में ऐसी बन जाती हैं कि कई बार यूं कहते हैं ना कि भाई परिवार में खोटा सिक्का भी कहीं कभी काम आ जाता है। तो वो खोटा सिक्का जो है वो अभय सिंह चौटाला कभी भी काम आ सकते हैं, और वो उन्होंने करके भी दिखाया है। पूरे किसान आंदोलन में, क्योंकि उनकी पार्टी किसानों से संबंध रखती है, जी अकेले हैं वो पूरे देश के जिन्होंने इस्तीफा दिया, भले जी उसका उनको फायदा ना मिला हो राजनीतिक रूप से, जी लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बड़प्पन दिखाया। बिल्कुल सही कहा। अब भी उन्होंने जो जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में अब भी उन्होंने घोषणा की कि मैं हमारे दोनों जो विधायक वो इस्तीफा दे देंगे, बहुत बड़ी बात है। जिगरा चाहिए ये बात कोई कहने के आदमी लिए। मेमोरी से नहीं देता, सही कांग्रेस कहा वाले क्यों नहीं करे, जबकि 37 जो सीटें आई हुई हैं जी उसमें एक बहुत बड़ा योगदान किसान समाज का है। बिल्कुल अगर वो किसान इनके साथ ना होते तो कांग्रेस की हवा ही नहीं बनती। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अब जो हालात है वो ये है कि अगर प्रद्युमन भाई कोई रेल की टिकट सीट नहीं छोड़ता, कोई नहीं छोड़ता, अगर रिजर्वेशन हो जाता रेलवे में बिल्कुल वो सीट नहीं छोड़ता, बिना रिजर्वेशन नहीं छोड़ते लोग, नहीं छोड़ते एक लोग। बार कुर्सी मिल गई तो नहीं देंगे भाई, नहीं देंगे खड़े भाई। रहो से कोई बूढ़ा बुजुर्ग हाँ, खड़े रहो, बिल्कुल सही ठीक बात है ना। हाँ। और उसने एमएलए की सीट छोड़ दी, तो MLA की बहुत सीट बड़ी छोड़ बात है। वो ठीक है कि वो राजनीतिक आदमी नहीं थे अभय चौटाला, वरना तो आज वो मुख्यमंत्री होते, अगर उस चीज को जो है ना वो कैश कर पाते, फॉलो अप करके और उसको कैश कर लेते, लेकिन वो नहीं कर पाए वो। तो अब जो मेन बात है वो ये है कि 15 सीटें अगर इनकी आ जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी 30 के आसपास कहीं रहती है, तो उसके बाद ये निश्चित है कि अभय सिंह चौटाला कांग्रेस से तो हाथ मिलाएंगे नहीं जी, क्योंकि उन्होंने, अभय सिंह तो कभी कांग्रेस में रहे नहीं जी ठीक है, चौधरी देवीलाल जी रहे जी। अब जो अगली बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहेगी कहीं ना कहीं जी कि कांग्रेस को दूर रखने के लिए, जी क्योंकि चौधरी देवीलाल के परिवार का और बीजेपी का तो बहुत बार अलायंस हुआ है। बिल्कुल चौधरी देवीलाल जी इनकी मदद से मुख्यमंत्री बने, जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ बीजेपी ने अलायंस करके सरकार चलाई। जी अभी पिछली योजना में दुष्यंत चौटाला हैं तो इन्हीं के भतीजे, बिल्कुल जी, वो भी जो है प्रदेश की सरकार में डिप्टी सीएम रहे। डिप्टी सीएम और अभय सिंह चौटाला ने भी, मैं बड़ी गंभीर बात बता रहा हूँ, जब जब भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत पड़ी तब अभय सिंह चौटाला ने उनकी मदद भी की है, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो। बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि अभय सिंह चौटाला ने उनकी मदद की है। और बहुत से हो सकता है उनके समर्थक इस चीज पर जो है अलग नजरिया रखते हों, लेकिन मेरा निजी रूप से मानना है कि अगर दुष्यंत चौटाला 2019 में समर्थन नहीं देता ना बीजेपी को, तो अभय सिंह चौटाला सरकार में कहीं ना कहीं मंत्री बने पाते। जी बिल्कुल, क्योंकि राजनीति होती इसी चीज की। जी तो फाइनल विश्लेषण पे प्रद्युमन भाई आ जाते हैं, तो दर्शकों को फाइनल विश्लेषण
समझा दीजिए कि 2000, ज्यादा लंबा इंतजार शायद नहीं करना जी। पड़े, 2029 में भी इस प्रकार की पिक्चर बन रही है कि परिवार का मुख्यमंत्री। देखो बिल्कुल 2029 में ये तस्वीर बन रही है जी। और आज के हालात में और आज के सीन में हम्म। चौधरी देवीलाल के परिवार से अभय सिंह चौटाला वो शख्स नजर आ रहे हैं जी। जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जी। लेकिन खुद के दम पर नहीं, जी। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही वो मुख्यमंत्री बनेंगे, बनेंगे, बन पाएंगे। जी। और बीजेपी की भी हम इसलिए कह रहे हैं हम्म। कि 15 साल लगातार राज के बाद जी। कहीं ना कहीं लोगों में एक नाराजगी होगी, जिससे वो बहुमत से दूर रहेगी। जी। और अभय सिंह चौटाला ये बात बहुत बार कहते हैं कि मैं सरकार में जो है सरकार चलाने वाला तो बन सकता हूं, जी। लेकिन नीचे कोई मंत्री वगैरह नहीं बनना पसंद करूंगा। जी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जी। उनको चौधरी देवीलाल की पार्टी और चौधरी देवीलाल का परिवार बीजेपी को हरियाणा में स्टैब्लिश चौधरी देवीलाल के परिवार ने किया। बिल्कुल सही नहीं कहा तो हरियाणा आपने, में बीजेपी का कोई था ही नहीं बहुत सिस्टम। बड़ी बात कही। चाहे वो मंगल सेन के साथ हों, जी। चाहे उसके बाद मनोहर लाल खट्टर और उनका जो कार्यकाल रहा, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जिस चौधरी देवीलाल के परिवार ने हरियाणा में जमाई, उन्हीं जड़ों में अब उसका जो एहसान उतारने का समय है वो 2029 में आ सकता है। और अभय सिंह चौटाला भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से प्रदेश में चौधरी देवीलाल के परिवार से तीसरे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी। तो प्रद्युमन भाई, एक सवाल थोड़ा सा जनता के दिमाग में और भी होगा जी, क्या पासा भी पलट सकता है? कांग्रेस की मदद से भी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखो जैसे दिल्ली में हुआ, केजरीवाल जी कांग्रेस को हरा के आए, फिर उसी कांग्रेस ने, जो कांग्रेस उनको पानी पी पी कर कोसती थी, और केजरीवाल भी निरंतर जो उनका चुनाव था वो शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ा गया था, और उसी कांग्रेस ने उनको समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनवा दिया था। देखो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है जी कि जब तक, बड़ी गंभीर बात मैं बता रहा हूं, जब तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी में रहेंगे जी, तब तक वो किसी भी हालात और किसी भी परिस्थिति में जी चौधरी देवीलाल के परिवार को अपनी पार्टी का समर्थन नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा सवाल था, मैंने इसलिए किया। क्यों नहीं देने देंगे? जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भले ही 36 बिरादरी की बात राजनीतिक पार्टी करती हो, लेकिन चर्चा ये है राजनीतिक सरगर्मियां, और दिखाई भी दे रहा है कि वो ज्यादातर गैर जाट की राजनीति करती है, जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद जाट हैं और वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि कोई जाट दूसरा मुख्यमंत्री बने। वरना तो अगर यही अलायंस होता तो ये तो जेजेपी और कांग्रेस का भी हो सकता था। जो हुड्डा साहब अभी कह भी रहे हैं कि हमने दुष्यंत को ऑफर दिया था, नहीं दुष्यंत को ऑफर दिया था, दुष्यंत ने भी आपका ऑफर इसलिए नहीं माना क्योंकि हर जाति में ये चीज होती है, कोई जाट ये नहीं चाहेगा, जाट राजनीतिक आदमी, कि कोई दूसरा जाट राजनेता मुख्यमंत्री बने। कोई गैर जाट हो किसी भी जाति का, वो ये नहीं चाहेगा कि कोई मेरी जाति का कोई आदमी मुख्यमंत्री बने, मैं रह जाऊं, क्योंकि राजनीति ही तो करनी है उनको, क्योंकि फिर वो लंबे समय तक उसका वजूद कायम हो जाता है। तो इसीलिए जो है दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने ना कांग्रेस को सपोर्ट की, ना कांग्रेस ने जेजेपी की सपोर्ट, और इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ जाना संभव हुआ उनका। अच्छा, अब भी यही चीज है कि बीजेपी क्यों अभय सिंह चौटाला को सपोर्ट करेगी। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करेगी कि अभय सिंह चौटाला का जो वोट बैंक है और बीजेपी का जो वोट बैंक है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं। ना तो अभय सिंह को बीजेपी से कोई खतरा, ना बीजेपी को अभय चौटाला से कोई खतरा। वरना तो अगर हुड्डा साहब बन जाते तो वो जेजेपी वाले वोट बैंक को खा जाते, चौधरी देवीलाल के वोट बैंक को, और अगर दुष्यंत बन जाते उस समय वो हुड्डा साहब के वोट बैंक को खा जाते। तो ये तो कभी संभव दिखाई दे ही नहीं रहा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि 2029 में इस प्रकार का माहौल बिल्कुल बन सकता है कि मुख्यमंत्री देवीलाल के परिवार से बने, और आप भी हमें कमेंट करके ये बताइएगा आप क्या मानते हैं, क्या ऐसा बिल्कुल सिद्ध हो? क्योंकि पत्रकारों का काम है संभावनाएं जाहिर करना। आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। राम राम।